Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. Students, बायो में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें पहला है न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? बच्चों, हमने जब सेल्स की टाइप पढ़ी थी तो हमने उस वक्त बात की थी कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। और उन ऑर्गेनल्स में एक गोल, एक स्फेरिकल बड़ा सा ऑर्गेनल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इन दोनों डायग्राम्स में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं और सेल्स के अंदर जो आपको पर्पल कलर का गोल ऑर्गेनल नजर आ रहा है वो है न्यूक्लियस। आपको याद होगा इसी न्यूक्लियस के हिसाब से हमने सेल्स की दो टाइप की थी। अगर न्यूक्लियस विजिबल होता है तो हम उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और अगर न्यूक्लियस विजिबल नहीं है, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो गया, नजर नहीं आ रहा, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये बच्चों यूकैरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो एक गोल, कभी कभार इसका इर्रेगुलर शेप होता है, एक ऑर्गेनल है जो आपको तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। फंगस में भी है, प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है, एल्गीज में भी है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर ये न्यूक्लियस आपको विजिबल नहीं होगा, नजर नहीं आएगा। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा मेम्ब्रेन की तरफ यानी साइड में होता है, क्योंकि प्लांट के सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिसने काफी बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो वैक्यूल ने चूंकि काफी ज्यादा जगह घेर ली, तो प्लांट में जो न्यूक्लियस होगा वो आपको थोड़ा साइड में नजर आएगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल स्फेरिकल ऑर्गेनल है जिस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। इसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल पे मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, इसी तरीके से इस न्यूक्लियस पे भी, इसके भी अराउंड एक मेम्ब्रेन है जिसमें ये न्यूक्लियस पूरा पैक हुआ हुआ है, इंक्लोज हुआ हुआ है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है ये इसमें, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन्स आपको मिलती है, और यह आपके न्यूक्लियस के अंदर के तमाम मटेरियल्स की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह आपको छोटे छोटे सुराख मिलेंगे जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन सुराखों की मदद से न्यूक्लियस के अंदर से मटेरियल्स बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में, या बाहर साइटोप्लाज्म से मटेरियल्स जो हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी न्यूक्लियस है उसमें आपको एक जेल टाइप का न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है, यानी इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, एक जेल भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दो अहम चीजें मिलती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट दो बड़ी काम की चीजें हैं। एक है जी न्यूक्लियोलस, गोल से होते हैं ये, उमूमन सेल्स में एक या दो हो सकते हैं, और इनका काम होता है राइबोसोम्स बनाना। आगे जाके जब साइटोप्लाज्म के बाद आप ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो उन ऑर्गेनल्स में से एक ऑर्गेनल आएगा राइबोसोम। तो राइबोसोम्स हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है ये बनाते हैं। ये राइबोसोम्स बनाते हैं, फिर न्यूक्लियर पोर्स में से वो बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस होता है, इनका काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। इसके अलावा आपको न्यूक्लियर प्लाज्म में एक और चीज मिलेगी, क्रोमेटिन फाइबर। ये वैसे तो बड़े कॉइल्ड होते हैं, धागे की तरह पतले पतले होते हैं, पूरे न्यूक्लियर प्लाज्म में इनका एक नेटवर्क बना हुआ होता है, और वो उस वक्त नजर भी नहीं आ रहे होते हैं, विजिबल नहीं होते। बट जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो फिर वो आपको इस शेप में नजर आने लग जाते हैं, एक्स के शेप में, और इस शेप में फिर हम इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर हैं जो डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये भी आपके न्यूक्लियस के अंदर हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म में मौजूद होते हैं, और ये हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी आपकी बॉडी की कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो आपसे आपकी औलादों में मुंतकिल होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, स्किन कलर हो गया, बाल का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, ये कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो आपसे आपकी औलादों में मुंतकिल होंगे, और इन करेक्टर्स को हम हेरिडिटी करेक्टर्स कहते हैं। और बच्चों ये जो हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं ये इन क्रोमेटिन फाइबर में स्टोर हुए हुए होते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर में स्टोर हुए हुए होते हैं, और जब क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम्स में आ जाते हैं तो फिर क्रोमोसोम्स में होंगे। तो ये हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। हमारा न्यूक्लियस गोल ऑर्गेनल है
स्फेरिकल होता है, दो मेम्ब्रेन में ये इंक्लोज हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहलाती है। उसमें आपको सुराख मिलेंगे जिनको न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक जेल भरा हुआ है जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। उस जेल में आपको न्यूक्लियोलस मिलते हैं जो राइबोसोम्स बनाते हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स मिलते हैं जो डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और इनमें हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ आज के लेक्चर का, साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं। सो बच्चों, ये एक रफ डायग्राम ले ली हमने एक सेल की। अब ये पूरा एक कंप्लीट स्फेरिकल सा सेल है जिसका ये जो किनारा है जिसमें ये पूरा सेल पैक हुआ है, इसको हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन का। पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ लिया कि हमारा सेल एक मेम्ब्रेन में इंक्लोज हुआ है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर ये एक यूकेरियोटिक सेल है क्योंकि आपको बीच में एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे, और न्यूक्लियस जो है वो आपको वो एक मेम्ब्रेन में पैक हुआ है, उसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो किनारा जो आपका जो सेल है वो पूरा पैक हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, फिर उसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अब बच्चों, इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जितना भी पोर्शन आपका सेल का बच जाएगा, ऑल द कंप्लीट पोर्शन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद और न्यूक्लियस से बाहर तक का जितना भी सेल का हिस्सा है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये थिक होता है, विस्कोस होता है, ग्रेन्युलेटेड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लूइड नेचर होता है। थिक मतलब गाढ़ा, विस्कोस थिक मतलब गाढ़ा। ठीक है, ये कोई पानी की तरह पतला नहीं होता, ये जरा गाढ़ा होता है, जेल की तरह का। ग्रेन्युलेटेड का मतलब है ये बिल्कुल आपको क्लियर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसमें ऐसा लगेगा दाने 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 और ऑर्गेनल्स वगैरह मौजूद है, तो ग्रेन्युलेटेड हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कलरलेस है ये, और फ्लूइड टाइप का है, फ्लूइड मतलब वही गाढ़ा विस्कोस। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी सेल में जो किनारा है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट सा ग्रेन्युलेटेड सा फ्लूइड है। इस फ्लूइड को आप कह रहे हो साइटोप्लाज्म। फिर इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उनमें से एक ऑर्गेनल आपका न्यूक्लियस भी मौजूद है। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में दो तीन इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं तो पहली बात, साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड है ये थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है। आपको इसके फ्लूइड में मूवमेंट नजर आएगी। इसकी मूवमेंट की वजह से इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप समंदर में जाएं तो समंदर में पानी ठहरा हुआ नहीं होता, बल्कि समंदर का पानी आपको हल्की सी मूवमेंट शो कर रहा होता है, पानी मूव हो रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी जेल भरा हुआ है जिसको आपने साइटोप्लाज्म का नाम दिया, ये भी कोई ठहरा हुआ नहीं है, फ्लो में है। इसकी फ्लो की वजह से इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे वो सब मूव कर होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। साइटोप्लाज्म की इस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहा जाता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है जिससे हमारा पूरा सेल भरा हुआ है, फिल हुआ हुआ है हमारा साइटोप्लाज्म से सेल, ये किस तरह की इसकी बनावट है। इसकी बनावट को समझने के लिए आपके घर में एक बड़ा मशहूर सा आलू गोश एक खाना बनता है, एक खाना तैयार होता है आलू गोश, जरा उसको ध्यान में रखें। आलू गोश की कंपोजिशन क्या है? उसमें एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको आप सालन कहते हैं, और उसमें फिर आपको कुछ तरह सॉलिड पार्ट मिलते हैं, आलू गोश्त, ये चीजें। ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। आलू गोश्त जिसमें एक है लिक्विड पार्ट जो कि सालन टाइप का है, लिक्विड टाइप का है, सालन कह रहे होते हैं उसको आप, और फिर सॉलिड पार्ट्स होते हैं जी आलू और गोश्त। साइटोप्लाज्म में भी बिल्कुल इसी तरह की कंपोजिशन है। साइटोप्लाज्म में भी एक लिक्विड पार्ट होगा, उस लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, और जो सॉलिड पार्ट है वो ऑर्गेनल्स हो जाएंगे, उनमें से एक न्यूक्लियस है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप साइटोप्लाज्म को आलू गोश्त कहें तो साइटोसोल सालन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड पार्ट है जिसको आप साइटोसोल कहते हैं। ये साइटोसोल में तकरीबन 90% पानी होता है और 10% अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इस तरह के 10% अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। 90% ये पानी से बना हुआ होता है। इस साइटोसोल में आपको दो चीजें डूबी हुई मिलेंगी, दो चीजें होंगी जो इस साइटोसोल में तैर रही होंगी, फ्लोट कर रही होंगी। एक तो होंगे ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या है जी? छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा।
हर ऑर्गेनल का अपना एक खास काम होगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसका अपना एक काम होगा, और गोल्जी बॉडीज होंगी, उसका अपना एक काम होगा, और न्यूक्लियस होगा, वो आप पढ़ चुके हैं आज के ही लेक्चर में। न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल है, ठीक है। तो जरा इस डायग्राम को देखें, ये सारा जो साइटोप्लाज्म है, इसमें ये सारा जो पोर्शन है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा पोर्शन, ये साइटोसोल हो गया। और देखें साइटोसोल में आपको बहुत सारे ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं ना, ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोइल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, और फिर ये न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में दो चीजें हो गई, एक इसका लिक्विड पार्ट साइटोसोल कहलाएगा, और उसमें मौजूद होंगे सेल ऑर्गेनल्स जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। उसके अलावा इस साइटोप्लाज्म में मजबूती के लिए, सपोर्ट के लिए, इसमें लंबे लंबे प्रोटीन के फिलामेंट्स भी मौजूद होते हैं। डायग्राम देख लें आप, जगह जगह लंबे लंबे प्रोटीन के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जो इस साइटोप्लाज्म में ठोस सख्ती पैदा करते हैं, सपोर्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को। और इन प्रोटीन के फिलामेंट्स के पूरे नेटवर्क को साइटोस्केलेटन कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म की ये कंपोजिशन हो गई। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बाद आपके सेल के अंदर एक थिक विस्कुअस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ है, उसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक इसका लिक्विड पार्ट होगा साइटोसोल, और फिर होंगे उसमें जगह जगह डूबे हुए तैरते हुए ऑर्गेनल्स। उन ऑर्गेनल्स में से एक ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है जो कि जरा मेजर ऑर्गेनल है। बाकी अदर ऑर्गेनल्स हैं जिनके स्पेसिफिक काम होंगे, उन्हें हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना होगा। और फिर साइटोप्लाज्म में कुछ आपको प्रोटीन के फिलामेंट्स मिलेंगे, साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो आपके साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चों आज के लेक्चर के सेक्शन ए एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू से द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जो असल मटेरियल है वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। तो बच्चों मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म में एक तो साइटोसोल है जो उसका लिक्विड पार्ट है, एक ऑर्गेनल्स है। साइटोसोल ज्यादा होता है, ऑर्गेनल्स कम होते हैं। फिर साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल में 90% पानी है। तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, इसका असल बिल्डिंग मटेरियल तो वाटर हो जाता है, बट यहाँ वाटर ऑप्शंस में नहीं है। उसके बाद जो 10% है वो अदर मॉलिक्यूल्स है। तो उन 10% में अदर मॉलिक्यूल्स में जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है प्रोटीन। सो प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस पर एक शॉर्ट नोट हो गया। इसमें आपने इसकी डिस्कवरी भी बता दी कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। ये हमने हिस्ट्री ऑफ सेल में पढ़ा था। स्फेरिकल होता है, कभी कभार इसका इरेगुलर शेप भी होता है। एनिमल्स के सेल में यह आपको सेंटर में मिलेगा, और प्लांट्स के सेल में यह आपको सेल मेम्ब्रेन के पास मिलेगा, क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल आ जाता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इसमें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। पूरा न्यूक्लियस जो है वो सराउंड हुआ है डबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। फिर न्यूक्लियस जो है अंदर से एक जेल से भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस इज फिल्ड विद जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको स्फेरिकल बॉडीज मिलती हैं जिनको आप कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम्स बनाते हैं, या फंक्शन में हमने लिखा हुआ है। फिर क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपके जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें धागों की तरह के नेटवर्क होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क या फाइबर। फिर डिवीजन के दौरान ये थोड़े मोटे होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और क्रोमोसोम्स में हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। और फिर क्रोमोसोम की बनावट बता रहे हैं जी कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? डीएनए एक तरह का मॉलिक्यूल होता है, और प्रोटीन। अब फंक्शंस पे आ जाए तो ये हमारे सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स बनाता है। जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स स्टोर हुए होते हैं जो कि जनरेशन से जनरेशन मुंतकिल होते हैं। अब चूंकि क्रोमोसोम दो चीजों से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन, तो अब इनमें से किस में हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स स्टोर हुए होते हैं? तो इसका जवाब है डीएनए। डीएनए में हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स स्टोर हुए होते हैं। ये इस सवाल के लिए डायग्राम हो जाती है। ये न्यूक्लियस की डायग्राम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
ये क्रोमोसोम्स या डीएनए, न्यूक्लियर पोर्स सब विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइटोप्लाज्म। तो ये आपने साइटोप्लाज्म पे नोट लिखा। एक थिक टेंस विस्कस ग्रेन्युलेटेड सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइटोसोल, जो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, उसको जिसमें ऑर्गेनल्स मौजूद हैं उसको साइटोसोल कहा जाता है। ये पानी का सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। पानी इसमें तकरीबन 70 to 90% होता है। फिर साइटोस्केलेटन बताया आपने, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है प्रोटीन्स के फाइबर्स का, जो कि साइटोप्लाज्म के अराउंड फैला हुआ है, जो कि आपके साइटोप्लाज्म को सपोर्ट और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन कहलाता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ऑर्गेनल्स 2 तरह के होते हैं। एक वो ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन में इंक्लोज हुए होंगे, जैसे न्यूक्लियस था ना, हमने देखा न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन में पैक हुआ हुआ था, जिसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे आपके साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कहते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होगा? ऑर्गेनल्स विच आर इंक्लोज इन मेम्ब्रेन, ठीक है, उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। मिसाल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, ये हैं जी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। आगे के लेक्चर में हम इन सब को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पर आपने लिखा दे आर नॉट इंक्लोज इन मेम्ब्रेन। कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रोइल्स होते हैं और वैक्यूल्स होती है। ये तीनों नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को आपने डिफाइन करना है। मैंने आपको बताया कि आपको साइटोप्लाज्म में एक मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं हम साइक्लोसिस। सो मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन प्लांट सेल, एनिमल सेल इज कॉल्ड साइक्लोसिस। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म में मौजूद जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनल्स को हम स्टडी करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।